तो हमने कल स्टार्ट किया था कौन सा चैप्टर? थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और दोनों किस तरह से डिफर होते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो स्टेबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, वो स्टेबिलिटी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स उस स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे वो स्टेबिलिटी कम या ज्यादा होगी। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करें तो देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो जो कंपाउंड है वो मेटल और लिगेंड इसके बीच में बॉन्ड बना होता है, ठीक है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है ना, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा या इसके बीच में जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगी उतना ही ये स्टेबल होगा या उतना ही हम इसको बोलेंगे कि ये इनर्ट होगा, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच का, ये डिसाइड करता है कि वो जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो इस बॉन्ड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वही इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस मेटल लिगेंड के बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। तो अब ये बना हुआ किससे है? मेटल से बना हुआ है और लिगेंड से बना हुआ है, ठीक है ना। तो मेटल और लिगेंड दोनों का ही नेचर, अगर हम इसका बात करें तो मेटल का भी नेचर किस तरह का है और लिगेंड जो है, लिगेंड का भी नेचर किस तरह का है। तो इन दोनों के जो नेचर हैं मेटल और लिगेंड के, ये दोनों ही क्या करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मेटल जो है इसके नेचर की बात करते हैं कि मेटल का नेचर किस तरह का होगा कि वो स्टेबिलिटी को अलग अलग तरह से अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल, वो भी कैसा? जो सेंट्रल मेटल आयन है वो, ठीक है ना। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, क्योंकि मेटल तो कोई और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर इस तरह से एक एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ये भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर इस तरह का कोई हुआ तो देखो, ये भी मेटल है, सोडियम भी, और इसमें आयरन भी मेटल है। लेकिन हम बात करेंगे जो हमारा CMI है, ठीक है ना, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल आयन या एटम का नेचर किस तरह का हो कि वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है कि जो इसका चार्ज है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है? आज थोड़ा सा ये थिन है, ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा थिन यूज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सही से दिख रहा है या थोड़ा थिक यूज करूँ? सर ठीक दिख रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज, तो जनरली अगर हम देखें कि चार्ज जैसे जैसे अगर बढ़ जाए, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये मेटल है और ये लिगेंड है, ठीक है ना। अगर हम इस पर चार्ज बढ़ा दें, मान लीजिए कि +1 चार्ज है या +2 चार्ज है या मान लीजिए कि +3 चार्ज है, तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स है इन मेटल और लिगेंड के बीच में वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और जो लिगेंड है वो मेटल के पास में ज्यादा आ सकता है या ज्यादा जो क्लोज जो है वो इस लिगेंड की अप्रोच हो जाएगी, या ये मेटल हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिगेंड है वो मेटल के ज्यादा नजदीक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो लिगेंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको इजीली अट्रैक्ट यहाँ पर ये करेगा। तो चार्ज ज्यादा अगर होता है तो हायर चार्ज अगर है
तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो हायर चार्ज पर क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा फैक्टर देखें, वो है साइज का, कि हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन या एटम है उसका साइज अगर छोटा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा मेटल क्या करेगा, लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि साइज अगर छोटा है तो जो न्यूक्लियस है उस, जैसे अगर मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो अगर आने वाला लिगेंड हमारे पास यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो अब देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा ये लिगेंड, तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। तो साइज छोटा होने पर और चार्ज ज्यादा होने पर स्टेबल कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि साइज और चार्ज दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, जो लिगेंड है उसको अपने पास मतलब जो मेटल आयन है उसके पास ज्यादा अप्रोच करने देता है, ज्यादा पास आने देता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे हमने ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक, और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लिया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड या बेरियम का हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड हमने ले लिए। ठीक है, अब आप इसमें जानते हो कि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इसमें अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये जो हमने कंपाउंड लिया, कॉम्प्लेक्स आयन लिया है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में मैग्नीशियम 2+ है या बेरिलियम 2+ है या कैल्शियम 2+ है या बेरियम 2+ है, तभी तो जो OH है वो क्या है, एक माइनस चार्ज होता है OH पे, तो एक माइनस चार्ज अगर यहाँ पर आ जाता है तो एक प्लस चार्ज बचता है, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स आयन पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे बताया। तो सभी के सब जो यहाँ पर मेटल हैं, सेंट्रल मेटल एटम आयंस, उन पर जो चार्ज है वो क्या है, +2 है। इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस पर भी और इस पर भी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +2 है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल इक्वल है। अगर हम यहाँ पर इसके साइज की बात करें, साइज की, ठीक है ना, तो साइज आप देखोगे कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं किसी भी ग्रुप में, ठीक है, पीरियडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर शेल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कि जैसे बेरिलियम को देखेंगे, ठीक है ना, और फिर अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम को देखें तो वो एक शेल और बढ़ जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम पे जाएंगे तो एक शेल और बढ़ जाएगा, तो इस तरह से साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर साइज को अगर हम देखें तो इसका साइज, ये अगर आंगस्ट्रॉन्ग में अगर हम यहाँ साइज लिखें तो इसका साइज होता है 0.31 आंगस्ट्रॉन्ग, ये होता है 0.65 आंगस्ट्रॉन्ग, और कैल्शियम 2+ जो है उसका साइज होता है 0.99 आंगस्ट्रॉन्ग, और बेरियम जो है उसका साइज होता है 1.35 आंगस्ट्रॉन्ग। तो साइज देखो लगातार आपका बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बीटा की वैल्यू देखें, बीटा आपको पता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हमने कल बताया था, उसको निकालना भी बताया था। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो देखो इसका साइज सबसे छोटा है और इसका साइज सबसे बड़ा है। चार्ज तो बराबर है, इसलिए चार्ज तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट देगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर कौन देगा, साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग देखें तो इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा आनी चाहिए। तो आती भी है, इसकी जो बीटा की वैल्यू है वो 10⁻7 आती है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम देखें तो वो 120 आती है, और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आयन जो अगर है उसका 30 आती है, और यहाँ अगर हम बेरियम की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में बीटा की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी को अगर हम बताएं, स्टेबिलिटी को अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ देखोगे कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, सेम, कोई चेंज नहीं।
लेकिन अगर हम यहाँ साइज की बात करें तो साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। और बीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। बीटा की वैल्यू आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है 10⁻⁷ और बेरियम जो है वो नीचे आने पर 4 रह गई। तो स्टेबिलिटी को अगर आप बात करोगे तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा, स्टेबल आपका जिसकी बीटा की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ मूव करें तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को आप यहाँ पे जो चार्ज है और साइज है उन दोनों से बता सकते हो। तो हमने यहाँ पर साइज का देखा कि साइज जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, इसीलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ एक जो Fe है उसका साइनाइड हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने साइनाइड ले लिया, ये है 3- और एक हमने ले लिया FeCN6 और 4-। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। ठीक है ना, 2 है इसीलिए यहाँ पे 4- चार्ज है, यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए यहाँ पे 3- चार्ज। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। और अगर हम साइज की बात करें तो दोनों का साइज जो आता है वो क्या आता है, ऑलमोस्ट सेम आता है। ठीक है ना, तो साइज यहाँ पे सेम है लेकिन चार्ज जो है वो डिफरेंट है। चार्ज देखो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ इसकी बीटा की वैल्यू देखेंगे तो बीटा की वैल्यू किसके लिए ज्यादा आएगी, बीटा के लिए वैल्यू जो ज्यादा आएगी वो इसके लिए, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी, यह 2+ चार्ज, ये 2+ चार्ज। ठीक है ना, तभी 4- चार्ज है। तो चार्ज जो है वो किसके लिए ज्यादा है, चार्ज हमारे पास में जो FeCN6 3- कॉम्प्लेक्स आयन है इसके लिए ज्यादा है। तो अगर हम इसकी बीटा की वैल्यू देखें तो बीटा की वैल्यू इसके लिए आएगी 1.2 10⁻31। और अगर हम यहाँ पर FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स आयन के लिए अगर हम बीटा की वैल्यू देखते हैं तो वो आती है तकरीबन 1.8 × 10⁻6। तो अब देखो यहाँ पर 10⁻31 और यहाँ पर 10⁻6, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ इस कंपाउंड का ज्यादा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इस वजह से ये हमारा जो कंपाउंड है ये स्टेबल होगा और ये जो है वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है ना, ये मोर स्टेबल अगर दोनों को कंपेयर करें, और ये जो नीचे वाला कंपाउंड है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ज और साइज दोनों को लेते हुए सेंट्रल मेटल आयन के या एटम के इजीली आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, दोनों कौन, चार्ज और हमारे पास जो रेडियस है, जो साइज है, साइज हम रेडियस से निकालते हैं तो रेडियस, ये रेडियस। ठीक है ना, तो चार्ज और रेडियस दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। ठीक है ना, जो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। अब देखो इसको डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है एक पर्टिकुलर जगह में कितनी कोई अमाउंट में कोई चीज प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो कितने वॉल्यूम में। तो यहाँ पर जो साइज है, रेडियस है, वो साइज को बता रहा है। तो अगर साइज छोटा होगा और चार्ज वहां पर अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि छोटे साइज के अंदर और ज्यादा चार्ज है। और एक अगर है बड़ा साइज और वहां पर कम चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी क्या है, कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको यहाँ पर इस टर्म को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, जो होती है चार्ज रेडियस रेशियो। इसको कई बार हम आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल।
ठीक है, या फिर कई बार हम इसको पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। आपने ये सब सारे के सारे नाम सुने होंगे। पोलराइजिंग पावर आपको पता है कि जो आयन है, जो ये जैसे मान लीजिए कि ये छोटा आयन है, कैटायन है, और अगर ये एनायन है, इसको हम पॉजिटिव आयन कैटायन माने और इसको नेगेटिव आयन एनायन माने, तो क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एनायन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है, जो शेप है, वो स्फेरिकल ना होकर के कैसा हो जाएगा, ये बल्ज हो जाएगा इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो इस कैटायन की जो पावर होती है पोलराइज करने की, ठीक है ना, वो पोलराइजेशन पावर। तो हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम भी पढ़ रहे हैं, और सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज है या साइज है वो इस पोलराइजिंग पावर को घटा और बढ़ा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, अगर इसके पास में चार्ज ज्यादा होगा तो भी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम चार्ज डेंसिटी, आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर, तीनों में से किसी भी चीज से बता देते हैं। लेकिन होता ये क्या है, चार्ज रेडियस रेशो। अगर हम इस चार्ज रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स आयन है, वो कॉम्प्लेक्स आयन किस तरह से स्टेबिलिटी वेरी करती है वहां पे। तो यहाँ पे मैं एक कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये सेंट्रल मेटल आयन है, जैसे ये हो गया आपका लिथियम आयन, ये हो गया हमारे पास में कैल्शियम आयन, ठीक है ना, या फिर हो गया निकल आयन, एटीएम, या फिर थोरियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, या फिर बेरिलियम। अब देखो यहाँ पे आप चार्ज को देख रहे हो, तो चार्ज तो जो है कम ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो हमने सेंट्रल मेटल एटम लिया हुआ है। अगर हम यहाँ इसके रेडियस की बात करें, रेडियस, तो रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ पर आप देखोगे कि लिथियम के लिए रेडियस अगर एंगस्ट्रॉम्स के अंदर लें, ठीक है ना, वो बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। तो ये लिथियम का जो रेडियस होता है वो 0.6 होता है, 60 बोल दो उसको। कैल्शियम जो है वो उसका 0.09 होता है, निकल का 0.69 होता है, एटीएम का प्लस 0.93 होता है, और थोरियम का 1.02 होता है, एल्यूमिनियम जो है उसका होता है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और बेरिलियम जो है उसका होता है 0.31। तो आप यहाँ पर देखो कि रेडियस में कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है कि कोई घट रहा है या बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइज की बात हो गई, चार्ज की बात हो गई, चार्ज आपको पता है कहीं पे 2 चार्ज है, कहीं पे 1 चार्ज है, कहीं 3 चार्ज है, कहीं, है ना। तो लेकिन अगर इनके रेशोज की बात करें, जो चार्ज और रेडियस का जो रेशो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना आता है, ये इसके लिए आता है 1.7, ये होता है 2.0, निकल के लिए आता है 2.9, एटीएम के लिए आता है 3.2, देन थोरियम के लिए 4, एल्यूमिनियम 3+ के लिए 6, और बेरिलियम 2+ के लिए 6.5। तो इस तरह से आ रहा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि लगातार जो चार्ज रेडियस रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज अगर हो रहा है तो चार्ज रेडियस रेशियो जब भी इंक्रीज होगा, ये जो चार्ज और रेडियस रेशियो है ये अगर इंक्रीज होता है या बड़ा होता है, तो आप देखोगे ये बड़ा कब हो सकता है, चार्ज अपॉन रेडियस की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, जब चार्ज ज्यादा हो, ठीक है ना, और रेडियस क्या हो, रेडियस कम हो, ठीक है। तो ये जब इंक्रीज होगा जब चार्ज ज्यादा, देखो, और रेडियस कम। तो चार्ज ज्यादा रेडियस कम, तो इसी वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये लगातार यहाँ पर ये जो वैल्यू है चार्ज अपॉन रेडियस की वो लगातार इंक्रीज हो रही है। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो बीटा है उसको अगर हम यहाँ देखें तो ये सबसे कम चार्ज रेडियस रेशियो रखता है लिथियम प्लस, इसलिए इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट केवल 2 आता है। जबकि अगर हम यहाँ पे कैल्शियम की बात करें तो वो तकरीबन 30 आता है। और अगर निकल की बात करें तो निकल के लिए जो वैल्यू आती है वो 3000 आती है, ठीक है ना। और एटीएम के लिए अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू आती है ये क्या आती है, ये 10⁻⁷, और थोरियम के लिए
10^10। तो इस तरह से लगातार ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो कि जैसे जैसे चार्ज रेडियस रेशियो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो बीटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो आप ये बता सकते हो कि चार्ज बढ़ने पर, साइज के कम होने पर और चार्ज रेडियस रेशियो इंक्रीज होने पर जो स्टेबिलिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। एक और फैक्टर है, तीसरा फैक्टर, जैसे हम बोलते हैं सेंट्रल जो आयन है आपकी, जो सेंट्रल मेटल आयन या एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की पावर होती है। ठीक है। तो अगर सेंट्रल मेटल आयन या एटम की अगर हम बात करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो लिगेंड उसके पास में ज्यादा जा पाएगा, और ज्यादा जा पाएगा तो एक स्टेबल कंपाउंड वहां पे वो बनाएगा, क्योंकि Ml जो बॉन्ड है वो वहां पे क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल मेटल एटम की बढ़ने पर जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। एक और फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कई बार आपसे स्टेबिलिटी पूछ सकता है, स्टेबिलिटी, और कई बार आपसे लेबलिटी पूछ सकता है। ठीक है ना। अब देखो स्टेबिलिटी वो होती है जहां पर वो कंपाउंड स्टेबल है, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है या इनर्ट है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी टर्म जो है वो हम काइनेटिक उससे नहीं लेते, बल्कि क्या लेते हैं, थर्मोडायनेमिक टर्म है। और लेबलिटी जो है वो क्या है, काइनेटिक टर्म है, कि वो स्पीड कैसी है। ठीक है ना। तो कई बार हम इसको सेम समझ लेते हैं, उसके लिए मैंने आपको कल भी बता दिया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि अगर आपसे कभी वो लेबिलिटी की पूछता है कि लेबिलिटी या लेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो स्टेबिलिटी के अपोजिट होती है। ठीक है ना। क्योंकि फास्ट वही रिएक्शन होगी जहां पे बॉन्ड वीक होगा। ये जो Ml बॉन्ड है, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड, ये अगर वीक होगा तभी वो रिएक्शन फास्ट हो सकती है। अगर वो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आपका टाइम जो है वो इसको ब्रेक करने में ज्यादा जाएगा। और लेबलिटी के लिए हमने इनर्ट और लेबलिटी के लिए जो डेफिनेशन दी थी, जो टॉबे ने हमें सजेस्ट की थी, कि अगर 1 मिनट से कम समय लगता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, लेबाइल हो जाता है। और 1 मिनट से ज्यादा समय अगर उसके इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने में लगता है, या उसका हाफ लाइफ 1 मिनट से ज्यादा है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, इनर्ट बोलते थे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि उसने लेबाइलिटी पूछी है या स्टेबिलिटी पूछी है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हम यहाँ चार्ज रेशियो में चले जाएं या चार्ज साइज में चले जाएं, तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे लेबाइलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और लेबाइलिटी कम होती जाती है। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, वो फैक्टर है क्लास ए और क्लास बी के मेटल्स। अब देखो हो सकता है कि आपने कभी इस बात को सुना है या नहीं सुना, लेकिन चैट और एहरलैंड ने जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी के बेस पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी के बेस पर जो मेटल्स थे उनको 2 क्लासेस में बांटा, एक क्लास ए और एक क्लास बी। ठीक है ना। कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उनको किस तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उस हिसाब से चैट और एहरलैंड ने क्लासिफाई किया मेटल्स को, क्लास ए और क्लास बी। एक्चुअली 3 कैटेगरीज बनाई थी, क्लास ए एंड क्लास बी, और एक तीसरी कैटेगरी थी जिसको हम बोलते थे
बॉर्डर लाइन मेटल्स, बॉर्डर लाइन मेटल्स। ये 3 कैटेगरीज में इसने एक्चुअली डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी और बॉर्डर लाइन, जो इनके बीच में आते हैं, बॉर्डर लाइन पर आते हैं, जो ना जो ए और बी दोनों जैसे लगभग होते हैं, उनको उसने बॉर्डर लाइन मेटल्स बोला। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने पहले कभी मेटल्स को क्लास ए क्लास बी के अकॉर्डिंग नहीं देखा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि क्लास ए मेटल्स क्या होते हैं। क्लास ए मेटल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, या फिर जो हमारे पास में एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन होते हैं, जो NS1 वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है ना, ये जो है वो एल्कली मेटल्स। और एक होते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो होते हैं, जैसे इसको तो हम बोलेंगे NS1 वाले, और ये होंगे NS2 वाले, ठीक है। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे जो हमने अभी देखे थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हाइड्रोजन, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और स्कैंडियम, जो अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में पहुंचे तो स्कैंडियम से लेकर के और क्रोमियम तक, एल्यूमिनियम से लेकर के ब्रोमीन तक, और साथ में इंडियम, टिन, एंटीमनी, और सारे के सारे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये सभी जो हैं वो आपके क्लास ए मेटल्स होते हैं। इसमें हाइड्रोजन, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम जाएं तो स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक, एल्यूमिनियम से लेकर के ब्रोमियम तक, इंडियम, टिन, एंटीमनी, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये सब आपके क्लास ए के मेटल्स हैं। क्लास बी के मेटल्स क्या होते हैं, क्लास बी के मेटल्स भी आपको बता देता हूं मैं। क्लास बी, अभी क्लास बी जो है इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आता है आपका रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम मतलब गोल्ड, ठीक है ना, और एक कौन सा था, मर्क्यूरी, ठीक है ना। ये सभी जो है वो क्लास बी मेटल्स होते हैं। और एक थर्ड कैटेगरी है जिसको उसने बोला था बॉर्डर लाइन। और ये जो बॉर्डर लाइन थे, ये क्या थे, ये थे हमारे पास में, जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्कैंडियम से लेकर के और क्रोमियम तक, अब ये होते हैं आपके मैंगनीज से लेकर के कॉपर तक के, साथ में मॉलिब्डेनम, टेलुरियम, वीडियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम और कैडमियम, ठीक है। ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, वो बॉर्डर लाइन मेटल्स होते हैं। अब जब आपको ये क्लासिफिकेशन पता चल गया कि कौन क्लास ए और कौन क्लास बी और बॉर्डर लाइन मेटल्स में आते हैं, अब हम हमारी मेन बात करते हैं कि ये जो क्लास हमारे पास में है अलग अलग मेटल्स की, ये कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी है उसको किस तरह से बताते हैं, ठीक है। तो जो देखो क्लास ए के जो मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। जो हमारे पास में क्लास ए है, ये क्लास ए मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, किन के साथ, ऐसा नहीं है कि बी नहीं बनाते, लेकिन अभी ये क्लास ए किसके साथ बनाते हैं वो बात करते हैं।
तो क्लास ए मेटल्स क्या होता है कि अगर लिगेंड के पास, जो आपके पास लिगेंड है, अगर उस लिगेंड के पास में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ये डोनर एटम्स हैं, ठीक है ना। अगर वो लिगेंड का नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, ऑक्सीजन डोनर हो सकता है या फ्लोरीन डोनर हो सकती है, तो अगर ये डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, तो क्लास ए वाले जो मेटल्स हैं वो इसके साथ में क्या बनाएंगे, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर लिगेंड फॉस्फोरस, सल्फर या क्लोरीन, इनमें से अगर कोई डोनर एटम हुआ लिगेंड का, तो इनको अगर हम कंपेयर करें कि क्लास ए के मेटल्स इसके साथ तो क्या बनाएंगे, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर डोनर एटम इनमें से हुआ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये क्या बनाएंगे, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। मेरी बात समझ में आ गई कि क्लास ए के जो मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के डोनर लिगेंड्स के साथ में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बजाय अगर हमारे पास में लिगेंड का डोनर एटम फास्फोरस, सल्फर या क्लोरीन हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्लास बी की कि क्लास बी क्या करता है। क्लास बी मेटल्स जस्ट रिवर्स टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। मतलब कि अगर लिगेंड का डोनर एटम फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन अगर है, तो क्या बनाएगा, मोर स्टेबल। और अगर लिगेंड का जो डोनर है वो अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर है, तो वो बनाएगा लेस स्टेबल। तो आप देख रहे हो यहां पे कि जो क्लास ए है उसका जस्ट उल्टा क्लास बी है, कि जहां पर क्लास ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के डोनर एटम्स के साथ में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता था, वहां पे नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के डोनर एटम के साथ में क्लास बी क्या करता है, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और सेम जो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ था कि क्लास ए लेस स्टेबल बनाता था कंपाउंड्स, वहां पे क्लास बी क्या करता है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ में मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको क्लास ए और क्लास बी समझ में आ रहा है कि क्लास ए किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं और क्लास बी जो है वो किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, अगर यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने की कोशिश करता हूं आपको। मान लो हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये डोनर एटम्स होते, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, या दूसरा एक हो सकता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, Fe, Te मतलब टेलोरियम, सेलेनियम, ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये बिस्मिथ तक। अब यहां पर आप देखो कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, ये मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप देखोगे यहां पे कि जो
फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं और ये इनका घटता हुआ क्रम आप देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने ऑर्डर बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? ये बनाया है क्लास ए के मेटल्स के लिए। जो क्लास ए के मेटल्स हैं वो इस तरह का शो करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन अगर इसका हम रिवर्स कर दें, रिवर्स इन द सेंस कैसे करेंगे? रिवर्स रिवर्स हम करेंगे कुछ इस तरह से कि सब ये हमारे पास में फ्लोरीन थी तो ये इससे ज्यादा, ये ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे वाले को अगर हम देखें तो इस तरह से, और सबसे नीचे वाले को देखें तो नाइट्रोजन का देखो सबसे कम हो गया और फिर उसके बाद में ये बढ़ता जा रहा है बिस्मिथ तक, आपका एंटीमनी, आपका बिस्मिथ। तो इसको अगर आप देखते हो तो ये क्या है? ये हो कौन देगा? क्योंकि जस्ट ये इसके रिवर्स हैं जो हमने ऊपर देखे। तो ये हैं आपके क्लास बी के मेटल, ठीक है ना? ये क्लास ए और क्लास बी जो है वो इस तरह से आपको जो अलग अलग लिगेंड हैं उसके जो भी डोनर एटम्स हैं उनके साथ में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दिखाएगा, और कौन स्टेबल होगा कौन स्टेबल नहीं होगा वो आप इससे इजीली समझ सकते हो, ठीक है ना? अब क्लास बी के जो मेटल्स हैं उनको हम, क्लास बी कौन सी है? क्लास बी ये वाली। क्लास बी में अगर आप यहाँ देखो, ऊपर आओ, तो देखो रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम और हाइड्रेजियम, ये होते हैं, ठीक है ना? इनके पास में ना एक्चुअली डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनर कोर के अंदर, और ये डी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लिगेंड को दे दिए जाते हैं। जो मेटल है इसके पास में जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से जो लिगेंड है उसको दे दिए जाते हैं, ठीक है? तो एक टाइप का पाई बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे बनती है, पाई बॉन्डिंग। हालांकि वो अभी सिलेबस की बात है नहीं, और हमने जब मेटल लिगेंड बॉन्ड्स पढ़े थे जिसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, और बस ये दो थ्योरी थी उसके थ्रू हमने बताया था। लेकिन एक और थ्योरी है जिसे हम बात करते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ सीएफटी की लिमिटेशंस में ये सिर्फ लिगेंड लिगेंड की बात करता है, मेटल की बात ही नहीं करता कि मेटल कैसा है। वो क्या ट्रांसफर केवल मेटल से, सॉरी लिगेंड ही यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, मेटल भी तो कर सकता है, ठीक है ना? तो वो हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको नहीं बता रहा, क्लियर? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो बताने वाली चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि क्यों जो क्लास बी के जो मेटल्स हैं उसको हमने क्यों करेक्टराइज किया, कैसे करेक्टराइज किया, ठीक है? तो हमें ये क्लास ए और क्लास बी, तो ये जो मेटल की जो नेचर थी, जो हम बात कर रहे थे कि सब मेटल और लिगेंड के बीच का ये जो बॉन्ड है वो मेटल की नेचर पर और लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी आपको फैक्टर्स बताए जो मेटल के नेचर को लेकर के थे। अब जो हम दूसरा हमारी कैटेगरी है वो है नेचर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड का जो नेचर है, नेचर ऑफ लिगेंड, ये नेचर लिगेंड का कैसा हो कि वो कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है उसको किस तरह से इफेक्ट करेगा, उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? पूरा तो नहीं हो पाएगा आज, बट एक दो फैक्टर्स हम देख लेते हैं। तो पहला फैक्टर जो है उस पर हम देखें तो वो है आपका वही साइज और साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। या तो साइज या चार्ज। तो जनरली आप देखते हो कि जो चार्ज है वो जितना ज्यादा होगा लिगेंड का भी, जैसे हमने मेटल में देखा था कि मेटल का चार्ज जितना ज्यादा होता है, साइज जितना छोटा होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ऐसा ही सेम लिगेंड के साथ में है।
कि लिगेंड का चार्ज जितना ज्यादा होगा, एक मान लीजिए कि आपके पास में है फ्लोराइड, एक आपके पास में है O2-, ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे चार्ज बढ़ गया। तो चार्ज अगर ज्यादा होता है, या एक मान लीजिए कि आपके पास में है फ्लोराइड और एक है आपके पास में क्लोराइड, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ फ्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। तो चार्ज जहां जहां ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा, तो साइज अगर आप देखोगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोराइड का साइज, फ्लोरीन जो है फ्लोराइड का साइज छोटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका साइज भी छोटा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड हमें देगा। जैसे एक अगर एग्जांपल अगर हम देखें इसका, तो एक मान लीजिए कि हमने लिया FeF, ठीक है, ये अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये यहाँ पर चार्ज आ जाएगा 2+। और एक अगर हम मैं क्लोरीन के साथ में बना दूं, और यहाँ पे भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है, और क्लोरीन के साथ में मैं इसका बना रहा हूँ, तो ये भी आपका 2+ है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, वो स्टेबल कौन ज्यादा होगा, जिसने फ्लोरीन वाला क्यों, इसका साइज छोटा है, ठीक है ना, जो फ्लोरीन है वो स्मॉलर साइज का है फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर आप देखो, इसकी आती है 10⁶, और इसका जो आता है वो आता है सिर्फ 20। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये जो FeF2+ कॉम्प्लेक्स आयन है ये ज्यादा स्टेबल होगा। साथ में एक चीज और यहाँ पर है कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं या न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, या जिनका हायर डायपोल मूवमेंट होता है, स्मॉलर साइज होता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या, कि मोनोडेंटेड लिगेंड हो, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड नहीं होना चाहिए, मोनोडेंटेड होना चाहिए। न्यूट्रल लिगेंड अगर है हमारे पास में, न्यूट्रल लिगेंड, अब न्यूट्रल लिगेंड क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया एमीन ग्रुप हो गया, वाटर, है ना, ये सारे के सारे क्या न्यूट्रल लिगेंड है ना, मोनोडेंटेड भी हैं और न्यूट्रल भी हैं। और ऐसे लिगेंड जिसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो, हायर डाइपोल मोमेंट, हायर डाइपोल मोमेंट, स्मॉलर साइज हो, स्मॉलर साइज हो, ये सबके सब अगर किसी उसमें होते हैं, या इनमें से ज्यादा प्रॉपर्टी जिसमें होती हैं, वो क्या बनाते हैं, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, मोनोडेंटेड हो, न्यूट्रल हो, ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो, देखो ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा तो आपको पता है चार्ज एक तरफ ज्यादा होगा, तो इसलिए जब मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो आसानी से बहुत ज्यादा, तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। साइज छोटा होगा तो भी ज्यादा अप्रोच करेगा और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरह से आप साइज और चार्ज को लेकर के बता सकते हो कि किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल यहाँ पे होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो आज के लिए अभी इतना ही, क्योंकि अब कुछ सेकंड्स हैं, तो बाकी की जो फैक्टर्स हैं उनको हम कल स्टडी करेंगे।